बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी टन। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान कीजिए। बहुत सारे लोगों को सैटरडे वैसे ही ऑफ होता है, ऑफिस में, स्कूल्स में ऑफ होता है, तो आपके पास 2 दिन की ऑप्शन होती है। अलबत्ता आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि मौसम शदीद गर्म हो चुका है। गर्मी की शिद्दत हम देख रहे हैं बढ़ रही है, बट ये कुछ 8-10 दिन 20 दिन ही आप कह सकते हैं। आगे इंशाल्लाह मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे पास खबर ये भी है कि मॉनसून का मुकम्मल तौर पर अब एंड हो चुका है। क्योंकि मॉनसून वाली गर्मी जो होती है ना, वो ज़्यादा जानलेवा होती है। बारिश होती है, हब्स हो जाता है, कहीं बारिश हुई कहीं ना हुई। बट इस दफ़ा मॉनसून बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट भी था और बहुत लंबा भी हो गया क्योंकि प्री मॉनसून में ही एक्चुअली मॉनसून का आगाज़ हो गया और उसके बाद से एक लंबा स्पेल आपको पता चलता था कि अब नए स्पेल का आगाज़ हो गया, अब नए स्पेल का। बट अभी भी बारिशों की प्रेडिक्शन है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से 16 तारीख से बारिशों की प्रेडिक्शन थी तो बारिश उस तरह से हुई नहीं। बट गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कल शाम मौसम एकदम से बड़ा वो खूबसूरत सा भी हुआ, तो मैंने जब विंडो से देखा बाहर तो बादल बादल थे, मैंने तो सारी खिड़कियां खोलने के चले, मौसम खुशगवार हो रहा है। बट उस तरह से जो लग रहा था कि जी मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, वो नहीं। तकरीबन घंटे बाद दोबारा से मौसम नॉर्मल हो चुका था। अब यह है कि जी मानसून का तो जो सिलसिला है वो अब यहाँ पर सीज़न ख़त्म हो चुका है। आगे अब क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि लास्ट टाइम वाला हमने सर्दी का सीज़न देखा बहुत ही शॉर्ट था, तो इंतज़ार ही करते रहे कि कब ज़्यादा सर्दी आएगी, कब जब ज़्यादा गर्म कपड़े हैं वो निकाले जाएंगे। बट अब इस दफ़ा देखना है कि डिफरेंट क्या होता है। कुछ सैलाबी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, कैसर खोकर साहब, एडिटर ब्यूरोक्रेसी, और अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। सो अली, मैं आपसे आगाज़ इसलिए करी हूँ, आपकी खबर है जी मानसून के स्पेल के हवाले से दरिया नॉर्मल सतह पर आ गए हैं। मानसून का जो स्पेल है वो अब एंड हो चुका है, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये कल क्योंकि DGPD है इरफान अली काठिया थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने बता दिया था कि अब मानसून का स्पेल जो है वो ख़त्म हो गया और अमूमन सितंबर के आखिर के अंदर मानसून जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो मानसून गुज़रा उसने काफ़ी एक टाइम जो है वो दिया। टाइम स्पेंड करने के बाद बारिश जो है वो भी हुई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर के अंदर जो है वो उस तरह से अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई जैसा कि हमने दीगर पंजाब के अजला में देखा, जैसे कि गुजरात है, नारोवाल है, सियालकोट है, वहाँ अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। तो अब जो है वो मानसून ख़त्म हो चुका है। अब अगले मानसून की तैयारियाँ जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी और उनको करना भी चाहिए, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करना होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो आप जिस तरह से अब फ्लड का सामना कर रहे हैं तो इसी तरह अर्बन फ्लडिंग जो है वो आपके शहरों को नुकसान देगी। तो दूसरी तरफ जो रिवर्स की अपडेट है, पानी का बहाव जो है वो मुसलसल अब कम हो चुका है। अब तो निचले दर्जे तक है क्योंकि पानी का रुख जो है वो अब सिंध की तरफ है, तो सिंध की तरफ पानी जो है वो जा रहा है। लेकिन जो सैलाबी रेला गुजरा उसने अपनी तबाहकारियाँ की, वो आपके सामने ही है कि हमारे अभी भी हैं। हमारे 47 लाख अफराद जो हैं वो इस वक्त मुतासर हो चुके हैं और इसके साथ ही 5000 के करीब मौज़ाजात जो हैं वो अफेक्टेड जो है वो है। हमारी क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि अब आप जो रिस्क सेटलमेंट के एरियाज़ हैं फ्लड रिवर्स के अंदर उसके ऊपर क्या करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही आप हर साल जो है वो नुकसान करेंगे, जानों का ज़िया होगा, अरबों रुपए की फंडिंग जो है वो आप ऐसे ही इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा के उसको वेस्ट ऑफ मनी जो है वो कराते हैं। नो डाउट जी बिल्कुल अना, जो अब असल काम जो है वो बहाली है कि सलामत तासीर की बहाली। तो सलामत तासीर की बहाली के लिए जो सर्वे है वो शफाफ होना चाहिए और इस वाले से जिसका जितना नुकसान है उतने शो करे। ये ना हो कि वो ज़्यादा नुकसान अपना शो करके उसमें वो गड़बड़ सर्वे में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सर्वे भी जो फौज के जरिए कराना चाहिए ताकि फेयर एंड फ्री सर्वे हो सके। और जैसा कि वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि सलामत तासीर को घर की तमीर के लिए 10 लाख रुपए देंगे और इस वाले से अगर 10 लाख रुपए मिलना है, ये ना हो कि हर कोई बंदा अपने अपने घर तबाह करने शुरू कर देंगे कि मेरा घर भी तबाह हो गया, मेरा घर भी तबाह हो गया। सैलाब मुतासिरीन के लिए जो खाना और दीगर सामान मुहैया की जाती उसमें वो लोग भी आ रहे हैं जो कि मुतासिर हुए भी नहीं है। इर्द गिर्द वाली बस्तियों के लोग आके उन लाइनों में लगते हैं। ऐसा होता है। सिंपल सी बात है, जब आपके पास खाने को कुछ ना हो तो मुफ्त में मिल रहा हो, थोड़ा सा ना इन चीजों पे देखिए अब आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर ना करें। हमारे अंदर एक जो ज़मीर है, उस ज़मीर अभी ज़िंदा, वो मलामत नहीं करता। उनके अंदर जो ज़मीर है
वो भूख का है। सिंपल सी बात है, उनके पास इस तरह से पैसे नहीं है कि वो ये खाना जो है वो ले सकें। अगर आपने वहाँ पे इस तरह कोई कैंप लगा भी दिया, किसी ने खाना खा लिया, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज़ होनी चाहिए। मैं इस चीज़ से नहीं, बट ये जहाँ पर आ गई बात 10 लाख की, जहाँ पर आ गई बात, देखें इस पे अगर खोखर साहब ने बात की है ना, अब ये सब्जेक्ट तो मेरा है, मैं इस पे आपको बता देता हूँ कि इस पे होगा क्या। अर्बन यूनिट का एक एहलकार होगा, एक टीम का बंदा, लाइफ स्टॉक होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक फ़र्द होगा, उसके बाद पाक आर्मी साथ होगी, फिर जाके ये सर्वे होगा। ठीक है। सर्वे में जाके अब ऐसे नहीं है कि आप अगर किसी की भैंस जो है वो पेरिश हो गई है फ्लड की वजह से तो उसको पैसे दे दिए जाएंगे। कल हमने बाकायदा PDMA से भी बात की है, तो उन्होंने एक तरीक़ाकार बताया कि अगर आपकी मवेशी पाल जो हैं अगर उनका कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए हम ये नहीं कि वो 20 कहेगा तो हम 20 मान लेंगे, हमने जो उसके हमसाए हैं उससे भी पूछना है, जो उस गांव का कारी है, मौलवी है, उससे गवाही ली जाएगी, उसकी गवाही के बाद जो है ये होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि किस तरह से असेसमेंट जो है वो की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का भी अपना एक क्राइटेरिया। अब जो SOPs बनाए गए हैं, SOPs में ये कि ये SOPs हैं, इसमें आपने मुतलका अफराद, नेबर्स, कारी, इनकी गवाही नंबरदार होगा तो उसकी गवाही जो है वो आपने लाजमी लेनी। अगर उनके पास कोई पिक्टोरियल एविडेंस है तो वो भी आप असेसमेंट के साथ जो है वो उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। बाकी हमारे ऊपर भी अखलाकी तौर पर एक ज़िम्मेदारी कि हम अगर इस तरह के इनिशिएटिव में किसी दूसरे का हक न मारते हैं। बिल्कुल, ये थोड़े और जो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का जो ऐलान किया है, जो प्लान उन्होंने बनाया है, आई रियली अप्रिशिएट। ये 2022 से मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा है ना। 5 लाख रुपए इस दफ़ा एक एनिमल आपका जो है काऊ है या बफलो है वो पैरिश हुई है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए की अनाउंसमेंट जो है वज़ीर आला पंजाब ने की, ज़बरदस्त। जो कि 2022 में जब जनूबी पर साउथ पंजाब में फ्लड आया था तो वो पॉलिसी थी 75,000। अच्छा, अब 5 लाख में मेरा ख्याल है कि वो 2 जानवर भी ले सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और दूसरी बात जो है आपका छोटा जानवर है, इसमें हम आपकी गोट है, आपकी शीप है, भेड़ है, बकरी है, अगर ये जानवर आपका पैरिश हुआ है, हलाक हुआ है, तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। मोर देन इनफ। 1.5 लाख से 3 लाख रुपए, ये बहुत अच्छी रकम है। अब इस पे वज़ीर आला पंजाब जो है वो हतमी अप्रूवल देंगे तो उसके बाद मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। और इसके बाद घोड़े की कीमत जो है वो उन्होंने 3 लाख रुपए रखी है, एक घोड़ा क्योंकि हलाक हुआ है। 38 इसमें डोंकीज़ भी हैं, गधे जो हैं वो भी हलाक हुए हैं, 38 जो इनके पास डाटा है। और गधे के ऊपर जो है वो 1.5 लाख रुपए पंजाब हुकूमत दे रही है। अब जिंदा गधा जो है वो 50-70 हज़ार के, अब मरे डूबे हुए गधे के लिए वो 1.5 लाख रुपए दे रही हैं। अब इससे ज़्यादा और जिला पंजाब जो है क्या बस ना, जो शफाफियत है ना वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये आप बिल्कुल पॉइंट अगर बार-बार रेज करें तो ये बहुत। आपको बताओ कि जो पिछली दफा सलाब आया था ना, तो लोगों ने अपनी जो रूटीन की डेथ हुई थी ना वो भी शो कर दी थी, हमारी सलाब में डेथ हो गई है जी, जिसकी वजह से वो माली इमदाद लेना शुरू कर दी हुकूमत से। तो हुकूमत जो थे वो तारण साहब थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। उस वक्त जो इंतजामिया थी उनको बड़ा मसला बन गया कि रूटीन की जो डेथ है वो उन्होंने अपनी सलाब में शो कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत को बड़ा डाटा इकट्ठा करने में बड़ा मसला बन गया। ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं खोखर साहब, ये बात ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के हरबे अख्तियार करके गवर्नमेंट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक तरीक़ाकार है। आई होप कि वो तरीक़ाकार उनका जो SOPs हैं वो उस पर अमल दरामद करें। ये ना हो कि किसी को नवाजने की जो है वो बात हो। बट जहाँ तक रह नवाजने की बात इस तरह से होती है कि आपके जो मुतलका MNA MPs होते हैं ना, ये टीमें उनके पास भी चली जाती हैं, वो इनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आता है तो फिर ये असेसमेंट में जो डाटा है वो आगे पीछे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो जिन एरियाज़ में सैलाब आया वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो वो लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल MNA जो है वो MP है उसकी तरफ देखता है, वो बुला लेता है उनको अपने डेरे पे। सही बात है भाई, आ जाओ इधर, जिसका जितना नुकसान हुआ मेरे डेरे पे आ जाओ, अपना अपना नाम अंदराज करो, वो फिर डिसाइड करता है। ये चीज़ ना हो, बिल्कुल ये चीज़ ना हो। मैं खोखर साहब की बात से ना बिल्कुल एग्री। ट्रांसपेरेंसी जो है इस पे सवालात उठते भी हैं और
मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही पाक साफ शफाफ होगा, नहीं होगा, इसमें जहाँ बहुत तक ज़्यादा रह गई चीज़ें बात होंगी। कि हुकूमत किस तरह से सपोर्ट कर रही है, तो सीएम साहबा इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं, तो वी होप कि जो एक्चुअली मुतासरीन हैं उन तक उनका हक पहुँच जाए, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बाकी जहाँ तक रह गई, हम कह रहे हैं इधर उधर के लोग शामिल हो जाते हैं, तो हमें खुद बहैसियत इंसान सोचना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कम से कम हमें महफूज रखा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे आज की पहली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे पास खबर है जी, ख़तरनाक भी है और थोड़ा सा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है जी। सूबे में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है और मंकी पॉक्स SOPs पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक शख्स में क्योंकि इसकी तस्दीक हुई है तो फैमिली की स्क्रीनिंग का भी कह दिया गया है। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीज के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड को तश्कील दे दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर बोर्ड MS डॉक्टर फरियाद हुसैन रिपोर्ट पेश करेंगे। इंतहाई अहम और संगीन मामला है। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से ये मिकी पॉक्स जो है ये बड़ा सीरियस मसला है। मैं इस पर कहूँगा कि इस पर आवाम को, हुकूमत को फौरी तौर पर एक आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। चीजें ना बिल्कुल आगाही मुहिम जो है ना, आगाही मुहिम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखें मैंने ये खबर पढ़ी है तो मुझे पता चला कि मिकी पॉक्स जो है ना वो आ गए हैं। तो इस वाले से जो लोग खबर नहीं पढ़ सकते या जो घरों में ख़वातीन बैठी हैं हमारी माएँ बहनें, उनको चाहिए कि ये इस पर मीडिया पर जो है भरपूर एक आगाही कैंपेन शुरू की जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये मिकी पॉक्स बीमारी है क्या, मंकी पॉक्स बीमारी है क्या और मंकी पॉक्स बीमारी से बचा कैसे जाता है और इस वाले से इसकी जो एहतियाती तदाबीर है वो क्या क्या है, वो सारा आगाही मुहिम जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपकी बात खोकर साहब ठीक है कि सूबाई वज़ीर का इजलास होना अच्छी बात है, लेकिन इजलास के साथ साथ जो वो हदायत जारी देते हैं उस पर अमल दरामद कितना है, हमने तो वो चीज़ देखनी है। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने इजलास किया और आपने इजलास में ये हदायत दे दी है। ठीक है, आपका एक डिपार्टमेंटल काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आपको एक वजारत दी गई है तो आप इजलास करें, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है इसके ऊपर? क्या आपने कोई करंटीना सेंटर जो है वो इस तरह से कोई तैयार किए हैं? आपने वैक्सीनेशन के ऊपर कितना फोकस किया? दूसरे बंदे में फैलने वाली बीमारी है। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी इस तरह का जो वायरस होता है वो अगर कोई फैलता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने क्वारंटाइन का कोई सेंटर बनाया या वैक्सीनेशन के लिए कोई हिफाजती इकदाम आपने कोई किए हैं तो वो बता दें और इस पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खोखर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को आगाह करना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, TV का इस्तेमाल करें, आपके पास हेल्थ का FM है, रेडियो है, उसका आप इस्तेमाल करें, उस पर ऊपर जो है वो आपने हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल अभी बिल्कुल रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन हमें हमारी जो सेहत के मामलात पर ऐसी कुछ बाज़ का तैयारियाँ भी मुकम्मल तो नहीं ना होती। जब केसेस आते हैं तो हम उसी वक्त फोकस करते हैं, उससे पहले तो हम फोकस करते नहीं, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो बस इसी तरह क्योंकि सेहत की जो ऐसी सहूलियात हैं उस पर लोगों के गिले शिकवे अभी भी हैं। अगर हम ये कहें कि सेहत की सहूलियात आपको प्रॉपर जो है वो मैसर है तो वो भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को अभी भी शिकायत है तो ये मामला जो है वो सामने आते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को इस मामले में सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो तनकीद का निशाना बना दिया जाए कि वो आपने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, आप अपना मीटिंग करें, आप लोगों को जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है आपका, उसको हदायत जारी दें कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और इसको फैलने से रोकें। अगर ये फैल गया, पहले बीमारियां थोड़ी हैं हमारे पास, कोविड के बाद डेंगी, अब फ्लड हमने अभी फेस किया, फ्लड के बाद डेंगी आ गया, डेंगी के बाद मंकी पॉक्स से जो है ये बीमारी आ गई, तो लिहाजा हमें प्रिपेयर जो है वो रहना चाहिए। अब आगे क्योंकि सर्दियों का मौसम भी आने वाला, फिर एक खांसी बुखार इस तरह की चीज़ें, मौसम की तब्दीली, मौसम की वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत होना शुरू हो गए। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की जो एहतियाती तदबीर के हवाले से प्रिकॉशन मेजर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन उस पर बाज़ कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। तो FM के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, जो भी अगर किसी को कॉल करता तो उनको एक कॉलर टून के ऊपर आप जो है वो एक मैसेज दे देते, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल टारगेट ये हो कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट। दूसरी हुकूमती सतह पर जो इकदाम जो हम जिक्र कर रहे हैं कि अस्पतालों में कम से कम ना एक यूनिट बना देना चाहिए, डेस्क अलग बनाना चाहिए, हाँ, जहाँ पर मरीजों को अद्वियात भी मिल रही हूँ। और थोड़ा सा हमें भी विजिलेंट होने की ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द। घर में अगर कोई आपको लग रहा है कि क्योंकि इसके वाज़े तौर पर निशान नज़र आते हैं ना, हाथों से शुरू होता है और छाले नुमा जो है वो बनना शुरू होते हैं, और ये कि ये एक से दूसरे बंदे में फैलते भी हैं।
सो इसके लिए ये करना है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसको बिल्कुल अलहदा कर दें ताकि दूसरे लोगों तक खुद भी अपनी देसी टोटके ना इस्तेमाल करें। ये ना हो कि कुछ इस तरह की चीज़ आपको इशू हो तो ये जो पिंड के मोहल्लेदारों में ये बैठे होते हैं ना लोग, और फलाने को चला जाए, फलाने को चला जाए, दवाई माल है, नीम दे पत्ते माल, इस तरह की चीज़ें जो है वो ना ज़्यादा काम खराब आप डॉक्टर से रजू करें, मुतलका डॉक्टर के पास जाएँ, उसको चेकअप जो है वो करवाएं आपको, ताकि वो सही तरीके से ट्रीट करे और आपको डायग्नोज हो सके कि क्या आपकी बीमारी है। सिंपल सी बात बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये इसका भी कोविड की तरह ये एक स्पेसिफिक टाइम लेके फिर ये जाता है, तो इसके लिए मुहतात रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हाथों को धोना आदत बना लें। ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आज की पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। शहर की 20 तारीखी हवेलियों की बहाली का फैसला किया गया है। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने अंदरून शहर की 20 तारीखी हवेलियों की फहरिस्त तैयार कर ली है। अथॉरिटी हवेलियों को मालिकान से खरीद लेगी, तज़ीनो आराइश की जाएगी। कैसर खोकर साहब की खबर है जी। बिल्कुल, जो वॉल सिटी अथॉरिटी है उसने ये प्लान तैयार किया कि शहर की जो 20 अंदरून शहर की जो हवेलियां हैं उन हवेलियों को मालिकान से खरीदा जाएगा, उनको तरीखी हैसियत में बहाल किया जाएगा, उनको तज़ीनो आराइश की जाएगी, फिर उनको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आवाम के लिए खोला जाएगा। और ये जो 20 हवेलियां इनकी लिस्ट तैयार की है। मुश्किल काम नहीं है। मालिकान क्या विलिंग होंगे अपनी हवेलियां बेचने के लिए, और क्या फिर वो जो रेट का आता है कि जी वो उनके मुताबिक उनकी ख्वाहिश ये इस पर वर्किंग हो रही है, और इस पर मालिकान से बात भी हो रही है। तो उसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उन हवेलियों को फिर खोला जाएगा ताकि टूरिज्म को फरोग दिया जा सके। जो थीम है वो टूरिज्म है इसमें, तो इस हवाले से ये हवेलियां बनाई जाएंगी, तैयार की जाएंगी, इनकी तज़ीरो आराइश की जाएगी। एक सवाल मेरा पहले ये भी है कि इससे पहले जो हमारे पास सासा है उसको सेव करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमें मुसलसल इन पे काम करना पड़ता है और हम टूरिज्म के लिहाज से अगर उनको बेहतर करना चाहें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, उन पे तो फोकस किया नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, उस वाले से भी वॉल सिटी अथॉरिटी काम कर रही है। अंदरून शहर के जो 12 दरवाजे हैं वो मुगलिया दौर के असल दरवाजे की सूरत में बहाल किए जा रहे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। अंदरून शहर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है वो अंडरग्राउंड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा निज़ाम। अंदरून शहर जो सीवरेज है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, और अंदरून शहर का जो हुसन है वो बहाल किया जा रहा है। और जैन मंदिर के पास जो वॉकिंग जो ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है, और जो नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। नासिर बाग में एक फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, उसका समरी चली गई है, और नासिर बाग के अंदर ही एक पार्किंग प्लाजा भी बनने जा रहा है। फूड स्ट्रीट बनेगी जी, बाग के अंदर ही फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। हाँ जी, बाग के अंदर, नासिर बाग के अंदर फूड स्ट्रीट बनेगी, उसकी समरी चली गई है। और वो उसमें छोटे छोटे खोखे बनेंगे, और खोखों के अंदर जो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें रखी जाएगी, और मुख्तलिफ स्टार रखे जाएंगे, और फूड एक चेयर बनाई जाएगी उस पर नासिर बाग के अंदर। और फिर नासिर बाग के अंदर ही एक पार्किंग प्लाजा जो है वो भी बनाने की जो प्रपोजल जो अप्रूवल हुई है, PND ने अप्रूवल दी है, इस वाले से ये काम काफ़ी हो रहा है जी। चलें जी, ज़बरदस्त। अली, अच्छा, मेरा जो एनालिटिकल लेंस है वो डिफरेंट है। ये ऐलानात जो हैं वो नए नहीं है, ये पुराने ही हैं। ये पहले भी वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो ऐलानात कर चुकी है कि वो लाहौर का जो एक सकाफती विरसा है उसको उजागर करने और सियाहत को फ़रोग देने के लिए ऐसे इकदाम जो है वो करेगी। तो ये नई बात नहीं, पुरानी बात है। लेकिन बात यह है कि आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इतना डिले क्यों है? सिंपल सी बात है, ये अधूरे क्यों है अभी तक? अगर इसका पॉजिटिव हम देखें तो कल्चरल पॉलिसी जो है वो हमारी होनी चाहिए। हमारी कल्चर पॉलिसी के ऊपर इतना फोकस नहीं है। मैंने आपको एक पहले भी बात बताई थी कि पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनका टारगेट होता है ऐसे मंसूबे जो दिखने में बहुत अच्छे लगें। ये वो चीज़ें हैं जो इनकी पॉलिसी के अंदर नहीं आते। सिंपल सी बात है, उन्हें वो चीज़ चाहिए। अगर बस जा रही है उसके ऊपर पंजाब हुकूमत लिखा हो तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है। अब एक खड़े विरसे के ऊपर कौन फोकस करेगा? वो तो यही कहेगा कि ये जनाब मुगलिया दौरे हुकूमत में बना हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट अरबों रुपए का बजट जो है उनकी रिस्टोरेशन के ऊपर, रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो एक्सपेंड कर रही है। तो लिहाजा जो हेरिटेज लेड डेवलपमेंट है, मैं उसके हक़ में हूँ। सियाहत को फ़रोग देना चाहिए। सियाहत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का जो एक दबा हुआ कल्चर है उसको उजागर होना चाहिए, उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। और इससे जो हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं, ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि हमारे दीगर सूबों से आने वाले लोग, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। तारीख़ के ऊपर लोगों को रहनुमाई करना, उनको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने दीगर मुल्कों में ऑब्ज़र्व की है कि वो अपनी हिस्ट्री को
बहुत पोर्ट्रेट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब और चाइना हम तो इस लिहाज से बहुत रिच हैं, अगर हम इस पे काम करना चाहें। भाई हम बहुत रिच हैं। चाइना में 2023 में जब मैं विजिट के लिए गया तो वो एक खातून थी, वो हमें टूरिस्ट गाइड थी वो, तो उसने इंट्रोडक्शन मेरे से कर रहे थे तो मेरे से पूछा कि आप कहाँ से, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड शी डिस्कस्ड अबाउट मी विद हड़प्पा। अच्छा, यू हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। I said, how do you know that? And she said, because she read about this Harappa heritage system and this civilization. So उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, मैं हड़प्पा विजिट करूं, और मैं अभी तक हड़प्पा नहीं जा सका। मैंने विजिट नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं, कुछ बताया ही नहीं है। हमने सारे किताबों में पढ़ा है, 2 तस्वीरें देख के कि हड़प्पा हमारे पास एक बड़ी पुरानी तहजीब सिविलाइजेशन थी, तो हमें पता ही नहीं है इस चीज़ों का। जी वो उस खतून की वजह से मेरे अंदर वो अहमियत बढ़ी और मैंने उसको फिर प्रॉपर स्टडी किया। इवन कि मेरी एक चाइनीज़ फ्रेंड थी, वो एक थीसिस लिख रही थी, उस थीसिस में उसने हड़प्पा का जिक्र किया था। एक अफ्रीकन कंट्री, एक पहली सिविलाइजेशन उनकी है, फिर दूसरी है मिस्र की, उसके बाद तीसरी आती है हमारी हड़प्पा की। तो ये 3 सिविलाइजेशन है, तो इनको तारीख के मामले में हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको बताना चाहिए। ये मैं इसको ये नहीं कहता कि ये नेगेटिव, मैं इसको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पुरानी बात है, इसमें नई चीज़ क्या है, आप इनको अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं, आपको बर वक्त क्यों नहीं मुकम्मल करते। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनका फोकस, उनका टारगेट कुछ और चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि उनको डिस्प्ले वाले प्रोजेक्ट चाहिए, नुमाइशी वाले प्रोजेक्ट, जो अंडरग्राउंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट तो हर हुकूमत का मसला रहा है। खैर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। 3 अरब मंजूर किए गए हैं, क्या करेंगे अली इतने पैसों से? ये अभी तक तो ना पैसे दिए जा रहे हैं, अब समोग आने वाली है, मैं भी जिक्र करने वाली समोग आने वाली है, हम तो देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। समोग के ऊपर इतना 5 अरब लगा के तैयारी की जा रही है, तो शायद बेहतर हो जाए। 5 अरब रुपए भी देखेंगे ना, आपके टारगेट्स क्या अचीव हुए। सिंपल सी बात है, पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं, पॉलिसी में सबसे पहले आपका एजेंडा सेटिंग होता है, उसके बाद आप टारगेट रखते हैं, उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके टारगेट अचीव क्या हुआ आपने किया क्या। ये सिर्फ गार्बेज केन मॉडल थ्योरी के ऊपर आप काम का जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अब तो डिफरेंस नजर आना चाहिए। पहले कोई ऐसी फोर्स नहीं थी, प्रिपेयरनेस है, तैयारी है। आपने स्मोक गन्स मंगवा ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवा ली, उसके बाद आपने ये फोर्स बना ली आपने, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी। मैं इस बात पे मैं वज़ीर आला को जो है वो अप्रिशिएट करूंगा, उसने जो चीज़ इनको चाहिए थी उन्होंने प्रोवाइड किया, मंगवा के दिए। जगह जगह आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बना दी, जगह जगह आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपने लगा दिया, आप कैच कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्मोक के ज़्यादा असरात हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। अब आपने कंट्रोल कैसे करना है, काम करना है, डिलीवर हमें अब नतायज चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए खोकर साहब, आपने अवाम का पैसा इतना लगा दिया। जी बिल्कुल, इस हवाले से वही दोबारा बात है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स तो बन गई, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा। अब लोग जो है ना उनको पता नहीं है इस हवाले से, जो स्मोक के हवाले से, और उसी तरह धुआं छोड़ती गाड़ियां जो है सड़कों पर फिर रही है, आपको नजर आएगी। इस हवाले से हुकूमत ने वो स्टिकर भी लगा दिए हैं गाड़ियों के ऊपर, लेकिन अभी तक उसका अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। स्टिकर लेने में स्मोक आएगी, खोकर साहब उस वक्त पकड़ दकड़ होगी। अब देखें अभी तक, और वो हुकूमत ने जो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आती हैं जो धुएं छोड़ने वाली गाड़ियां, उनको ट्रैफिक पुलिस भी नहीं पकड़ती, और चेंगची रिक्शे भी उसी तरह फिर रहे हैं शहर में। आप लगा कि कहा था कि ये रिक्शे जो है जो धुआं फैलाते हैं इनको पकड़ा जाएगा, धुआं फैलाने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। वही पुरानी बात कि कानून का बोलबाला होगा, जिस तरह हम बचपन में सुनते थे वही बातें सुन रहे हैं, नारे सुन रहे हैं। चलें जी, अब ये फोर्स तो बन गई है, अब देखें तमाम तर इनको सहूलियात भी दी जा रही हैं। सहूलियात बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बात करता हूँ। सहूलियात इनको बड़े बड़े विको डाले देती हैं। मैं तो गाड़ियां देख के परेशान हो गई थी, गाड़ियां इनकी देख के। ठीक है, आपके पास ये जो रिसोर्सेज हैं होने चाहिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे आप फील्ड में कैसे जाएंगे। अगर आप के अलावा अली ने खुश करने के लिए भारी भरकम तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमने देखना है इन्होंने जो एक्चुअल मसला होता है ना वो भी हल किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इनको दे दिया सब कुछ जो इनकी डिमांड थी। अब महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी है कि वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये यकमुश्त काम जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होगा, एक टाइम डिले काम है। टाइम डिले जो है इस पे स्टार्ट हो जाना चाहिए ना। स्टार्ट तो ये पिछले 2 साल से, जब से ये नई हुकूमत आई है पंजाब के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो है वो टारगेट्स आपने देखने। अब मैं ये नहीं कहता कि आज इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो इसको फौरी तौर पर स्मोक आज खत्म हो जाएगी। नहीं। बीजिंग को 7 साल लगे थे, बीजिंग को 7 साल लगे थे अपनी स्मोक खत्म करते हुए। आज से, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्मोक सिर्फ एक चीज नहीं है कि किसी एक जगह पे उसको आप एक जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने इंडस्ट्रीज को देखना है।
आपने अपने ब्रिक्स क्लीन को देखना है, आपने छोटे छोटे टायर शॉप्स को देखना है, टायरों वाले काम करने हैं, आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को देखना है, आपने एग्रीकल्चर की राइस क्रॉप को देखना है। बट अली अब ये भी तो देखें ना, कंपैरिजन आप ये करें कि पहले हमारे पास सिर्फ माहौलियात का डिपार्टमेंट था, अब आपने प्रॉपर एक फोर्स बना दी डेडिकेटेड जिसने काम होनी भी चाहिए, तो अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आता है। अब फोर्स का एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव में हमारे नेबर है, वो जिम्मेदार है, उसने आग लगाई थी धान की फसल को, उन्होंने सेटेलाइट से उसको कैप्चर किया। देखिए ना, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सिंपल सी बात है, इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, हमें तो टारगेट्स चाहिए, हमें नतायज चाहिए कि आपने जो इतना पैसा लगा दिया है क्या लाहौर स्मोक से पाक होगा ये? बिल्कुल, हमारा सवाल चाहे ये 3 अरब के अलावा आप 6 अरब भी और लगा दें। अब हम देखेंगे 5 अरब की जो आपने 18 करोड़ की एक बड़ी वैन तैयार की है, स्मोक गन। अच्छा, स्मोक गन आपने तैयार किया, आपने देखा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा इसकी पब्लिसिटी की जा रही है कि बड़ी बड़ी गन्स लगा के जी, उनका भी किरदार देखेंगे। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ शहर में सफाई के इंतजाम की बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर शहर में सफाई की सूरत हाल दिख जाए तो बेहतर है। अपने रिपोर्टर्स का भी कमेंट ले लेंगे क्योंकि ये तो सारा दिन फील्ड में रहते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं अपने इलाकों की बात करूँ जहाँ से गुजरना होता है, तो एक टाइम था कि वहाँ पर आपको कूड़े के ढेर नज़र आते थे, तो अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अब इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है कि आपके जितने कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर डबल शिफ्ट में सफाई की जाएगी। खोकर साहब, ओवरऑल क्या सूरत हाल है सफाई की? ये बिल्कुल सफाई की सूरत हाल ओवरऑल बेहतर हुई है। और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से जो है वो सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरी में इजलास हुआ है, जिसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEO हैं, उन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात ने और महकमा बल्दियात के आला अफसरान ने शिरकत की है। और इस इजलास में फैसला किया गया है कि कमर्शियल इलाकों में सफाई के लिए डबल शिफ्ट जो है शुरू की जाएगी और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां उनकी रैंकिंग की जाएगी और रैंकिंग उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएगी। और जो रैंकिंग जो लो होगी उसके CEO के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसकी रैंकिंग लो होगी, और जो जिम्मेदार होगा CEO होगा। और CEO को हुक्म दिया गया है कि वो फील्ड में निकलें और फील्ड में सफाई का निजाम चेक करें खुद जाकर। जरूरत है डबल शिफ्ट की। और शहरों के साथ साथ दही इलाकों पर भी फोकस करें। मुझे सिर्फ ये बता दें कि डबल शिफ्ट की जरूरत है? जी बिल्कुल, डबल शिफ्ट की जरूरत है। कमर्शियल इलाकों में खासतौर पर जरूरत है। शहरी इलाके जो वहाँ पर जरूरत है डबल शिफ्ट की, और डबल शिफ्ट होनी भी चाहिए सफाई की, क्योंकि सुबह के टाइम सफाई करके चले जाते हैं, शाम को हमारे जो शहरी है ना वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। आपको पता है ये रैपर जो है सड़क पर फेंक देते हैं, सिगरेट की डब्बी जो फालतू होती है वो सड़क पर फेंक देते हैं, और शापर जो है शापर बैग इस्तेमाल करते हैं सड़क पर फेंक देते हैं। इस तरह वो और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोतल जो खाली जो है वो सड़क पर फेंक जाते हैं। हमारे शहरी जो है ना सफाई का ख्याल नहीं रखते। अगर हमारे शहरी भी सफाई का ख्याल रखे तो हमारा बहुत सारा मसला हल हो सकता है। तो इस हवाले से हमारे जो अगर सुथरा पंजाब जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है कि शहर की सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है, तो शहरियों की भी जिम्मेदारी है, शहरी भी अपना किरदार अदा करें। और शहरी इस हवाले से जो गंदगी सड़कों पर ना फैलाएं, अपने जो घरों के बाहर जो है वो डस्टबिन रखें, डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालें, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, और ताकि वो जो सुथरा पंजाब का बंदा आए और आकर कूड़ादान से कूड़ा उठाए और कूड़ा ले जाए। इस तरह होना चाहिए, ताकि इस तरह सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमारी जो घरेलू बहनें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो घरों में सफाई का इंतजाम जो है वो कूड़ा करकट फेंकने के वाले घर तो सब साफ रख लेते हैं, अब शहर को साफ, आप पब्लिक पार्क्स में चले जाएं वहां सफाई जितनी मर्जी कर ले, लोगों का थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा होता है। खैर, कमर्शियल इमारतों का जिक्र किया गया, तो शहर की बड़ी मार्केटों में जिनमें शाह आलम मार्केट है, अगर हम देख लें तो यहाँ पर लोगों के बड़े तहफुजात रहते हैं कि जी सुबह के टाइम टीम्स आती हैं, उसके बाद पूरा दिन, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। कमर्शियल जगहों पर अगर 2 शिफ्ट में काम होगा तो चले हमें सफाई का इंतज़ाम ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। देखें, जो हमारे डेवलपमेंट सिटीज़ कंट्रीज़ है वहाँ पे भी यही शिफ्ट होती है कि कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ एक कारोबारी मराकज़ है, लोगों का आना जाना है, लोगों ने मार्केट आना है, वहाँ पे बिज़नेस है, बिज़नेस हब्स के अंदर डबल शिफ्ट में काम होता है और आपको करना भी चाहिए। मेरा ख्याल डबल शिफ्ट नहीं, आपको 24 घंटे वहाँ की आपकी टीम्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में मैंने एक रात देखा था कि रात के वक्त जब 12 बजते हैं तो लोग अपना जितना भी कूड़ा करकट है वो बाहर सड़क पर रख देते, तो उसी वक्त उनकी मशीनरी आती है, वो उसको उठाती है, वो स्क्रैप कर देती है। अब मसला ये है कि अगर आप ये कहें कि लाहौर के अंदर अभी गंदगी नहीं है, तो लाहौर में गंदगी का सामना हमें अभी भी है। लाहौर में सफाई का मतलब ना तो मॉडल टाउन रोड है, ना माल रोड है, ना केनाल रोड है, ना जेल रोड है। लाहौर में सफाई का मतलब ये है कि अगर गज्जू मत्ता अगर साफ होगा, शादरा साफ होगा, बिल्कुल
मैं अग्री करती हूँ, बट अली हमने तो एक टाइम पे अपने इलाकों में भी, अपने इर्द गिर्द वाले इलाकों में भी देखा सफाई बिल्कुल बहुत कॉम्प्रोमाइज थी, बहुत कॉम्प्रोमाइज थी। ये मैंने बुज़दार अब आपको जगह जगह कंटेनर्स कम से कम पड़े नजर आ रहे हैं, मुझे सुबह सुबह रिक्शे नजर आते हैं जो पहले नहीं नजर आते थे। बुज़दार दौर हुकूमत में ऐसे ही था कि बड़े बड़े इलाके जो हैं वो गंदगी हमने देखी, लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सफाई का मतलब से ये 4-5 रोड्स नहीं है। सफाई का मकसद या मॉडल टाउन या गुलबर्ग नहीं है। सफाई का मकसद वो है कि जो लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो जिनको आप तरक्की के मॉडल से ही उनको आप निकाल चुके हैं, तो उनकी सफाई अगर आप करें। और दूसरी बात, खोकर साहब बात ख़त्म नहीं है, अब आपने रैंकिंग की खोकर साहब ने बात की है, रैंकिंग करने वाले कौन होंगे? सवाल तो ये है। अना के पास एक ठेका है, अना खुद ही अपनी रैंकिंग करके रिपोर्ट भेजेगी या मॉनिटरिंग का एवेल्यूएशन का कोई थर्ड पार्टी होगी? अगर तो थर्ड पार्टी इसको एवेल्यूएट करेगी फिर तो मैं उसके रिजल्ट्स को मानूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो अथॉरिटी, अगर वो जो कंपनी है वो खुद अपनी कागजी हद तक कार्रवाई जो है वो करेगी, उसके बाद रैंकिंग जारी करेगी, तो उसका तो मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी इसमें भी होनी चाहिए एवेल्यूएशन के ऊपर, सिंपल सी बात है। अब सफाई का जो निज़ाम है, हम कहते तो ठीक है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर आपने मॉनिटरिंग जो है वो किस तरह से करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा ना, जो इन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था, इन्होंने दही इलाकों में भी शुरू किया था, तो दही इलाकों में टीमें जो है बहुत कम है, मुलाजमीन की तादाद बड़ी कम है, तो मुलाजमीन की तादाद, जो सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है ताकि सफाई का जो बेहतर इंतजाम किया जा सके। खासतौर पर दही इलाके जो है वहाँ पर आपको पता है कि बीमारियाँ फैलती हैं, और वही बीमारियाँ फिर जो है ना वो मसला बन जाता है। जैसे ये आपने अभी मंकी पॉक्स बीमारी का जिक्र किया, इस तरह की दूसरी बीमारियाँ जो है ये दही इलाकों में ज़्यादा होती हैं। दही इलाकों में क्योंकि लोगों को आगाही नहीं होती और इफ्तान सेहत के जो असूल हैं उन पर अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। तो दही इलाकों में जो टीमें हैं उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सिंपल एक और बात इसमें ऐड कर लें कि हमारी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर एक पॉलिसी इम्पोज करें कि वो अपने जो डंप स्टेशंस हैं सोसाइटीज़ के अंदर वो बनाएं। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट अगर सुथरा पंजाब अथॉरिटी है तो उसकी ज़िम्मेदारी है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में काम हो भी रहा है, लेकिन आपकी जो छोटी सोसाइटीज़ है गली मोहल्लों वाले पे, उस पर आपको फोकस करना होगा कि आप सोसाइटीज़ के अंदर छोटी छोटी डस्टबिन जो हैं वो आप लगा दें और उसके ऊपर QR कोड लगा दें, ताकि आपके पास वो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जियो टैगिंग का जो डाटा है वो आपके पास आता रहे। और इसी तरह आप एक होता है सिस्टम मैनुअल आपका, एक होता है टेक्नोलॉजी के साथ। अब आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं, आपको बड़े जो रोड्स हैं, जो ऐसे पोश एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको जो रिसाइकलिंग वाला एक सिस्टम है, रिसाइकलिंग के ऊपर जाना होगा। अब पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग को, वेस्ट को रिसाइकलिंग जो है वो की जा रही है। हम डंप बनाए जा रहे हैं अपने शहर के साथ साथ, बड़ा बड़ा पहाड़ हम बनाए जा रहे हैं। ये आप आने वाले 10 सालों में बड़ा नुकसान होगा इसका। हमें इस पे अब वर्किंग करने की जरूरत है। अब हमें पोश इलाकों में सिंपल सी बात है ना, रिसाइकलिंग वाली वेस्ट जो मशीन्स हैं, जो केन्स हैं, उनका इस्तेमाल करना, उससे एनर्जी बनाने का मनसूबा जो है वो शुरू किया जा रहा है। उस हवाले से मंजूरी भी पंजाब गवर्नमेंट ने दे दी हुई है, और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी बिजली पैदा नहीं होगी, ये बात से जो कितने मेगावाट, मुझे अब वो भूल गया, कितने मेगावाट बिजली जो है पैदा करने का प्लांट लगेगा। एक वो जो है वो गोबर कॉलोनी है, गुजर कॉलोनी है, वहां पर एक प्लांट लगना है। एक और शहर में 2 माजरत कर रहे हैं, आपने गोबर कह दिया, गुजर कॉलोनी है, माजरत कर ले गुजरों से। 2 प्लांट लगने हैं शहर में, जहाँ पर जो वेस्ट से एनर्जी पैदा होनी है। इस वाले से ये मनसूबा जो है बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है, और इसी साल इस मनसूबे पर काम भी शुरू हो जाएगा। चलें जी, देखें कि अभी मनसूबे तो शुरू हो चुके हैं, काम और इसके नताइज कब आते हैं जी। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। अगली खबर है जी, गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन को खत्म कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर तस्वीर से होगी। खोकर साहब, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तस्वीर के जरिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है और ट्रांसफर होगी। लेकिन असल में ये बात यह है कि जो गाड़ियां इस वक्त हैं, लोग खरीद लेते हैं गाड़ी, और खरीदने के बाद पुराना जो लाठी है उसके नाम गाड़ी रहती है, लोग ट्रांसफर नहीं कराते गाड़ी, जिसकी वजह से वो ई चलान भी जो है वो पुराने के नाम जा रहे होते हैं, और नए बंदे को पता ही नहीं होता कि हमारी गाड़ी के चलान उसके घर पर पहुंच
नहीं होते, जिसकी वजह से ये मसला होता है। फिर गाड़ियां जो है क्राइम में इस्तेमाल हो जाती हैं, तो पुलिस वाले जो है ना पहले जो है ना पुराने वो रजिस्ट्रेशन वाले बंदे को जाकर पकड़ लेती है, उसको बेचारे को पता ही नहीं होता, और गाड़ी 10-10 हाथ ना आगे बिक चुकी होती है और वो पता नहीं होता, तो गाड़ी ये जाकर क्राइम में इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है जो नया खरीदे उसके नाम होनी चाहिए। और ये जो फिजिकल इंस्पेक्शन को खत्म किया जा रहा है, यानी गाड़ी को आपने उधर खड़े होकर देखना, उसके इंस्पेक्शन तस्वीरों पे कैसे पॉसिबल हो सकता है? धोखा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और तस्वीरों के जरिए जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी और ट्रांसफर तस्वीरों के जरिए होगी, उसका चैसिस नंबर और इंजन नंबर जो है तस्वीरों के जरिए सारा कुछ होगा। और ये जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और ये इस वाले से महकमा एक्साइज का ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, इस पर होना चाहिए अमल। कि अब देखिए इतना आपके पास अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाकर एक्साइज के चक्कर लगाएं और एक्साइज के दफ्तर में जाएं, तो एक्साइज के दफ्तर के बाहर आपको पता टोट माफिया बैठा होता है, जिस तरह पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर बैठे होते हैं, इस तरह वो पहले बंदे को घेरते हैं, फिर मुझे इतने पैसे दे दे, मुझे इतने पैसे दे दे, अंदर उनकी लाइन होती है अंदर और पैसे लेते हैं, और जो बंदा पैसे देता है उसको फौरी तौर पर अंदर से जाकर काम करवा कर ले आते हैं, दूसरा जो पैसे नहीं देता वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है। इस तरह चक्रों से बच जाएंगे, इस तरह टोट माफिया से बच जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा अली, इसमें लिखा है खबर में कि फ्रंट की पिक्चर होगी गाड़ी की, बैक की पिक्चर होगी और चेसिस नंबर की, इनफ है ये? देखिए मेरा ख्याल है ये इनफ नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप जब डिजिटल और ई गवर्नेंस के ऊपर जाते हैं तो आपने ये देखना होता है कि आपका डाटा कितना महफूज है। सिंपल सी बात है। अब आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप गाड़ियों की लंबी लाइनों से लोगों को महफूज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उनका डाटा जो है वो महफूज है? क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी इतनी है कि उनके पास डाटा महफूज करने के लिए इस तरह से कोई चीज़ हो? अब ये जो वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है, अब एक बंदे ने अगर गाड़ी चोरी कर ली है, वो चोरी करके फौरी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, क्या वो फ्रंट और बैक दे के वो ट्रांसफ़र करवा लेगा गाड़ी? सिंपल सी बात है। बिल्कुल, ये तो कोई तरीका का नहीं हो, गाड़ी चोर जो है वो लेके चला जाए। अब सिंपल आपकी गाड़ी है, मैं आप लेके भाग जाता हूँ, हाँ। मैं आप एक्साइज वालों को फ़ोन करूंगा, जनाब ये मेरी गाड़ी है, तो इसका SOPs और इसका जो क्राइटेरिया है वो इनको निकालना होगा कि जो वेरिफिकेशन करवाने वाला बंदा है, जिसने नाम रजिस्ट्रेशन करवानी है, उन दोनों के डाटे के ऊपर किस तरह से वेरिफिकेशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ है। क्या जो वेरिफिकेशन करवा रहा है क्या वो मालिक ही है? बिल्कुल सही बात ये है, चीज़ होगा। अगर उस बंदे का पोर्टल आप बना रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर, मुझे नहीं पता इसका क्या क्राइटेरिया है, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप पोर्टल बना के वहाँ पर एक लॉगिन ID आप बना देंगे, वहाँ पे अपना वो डाटा देगा, हो सकता है वो डाटा उसका चोरी हो जाए। तो इसमें बहुत सारा अबहाम है। हम डाटा महफूज किस हद तक होगा, इसके SOPs क्या होंगे, इसका क्राइटेरिया होगा। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, डिजिटल ई गवर्नेंस के ऊपर आप जा रहे हैं तो उसके ऊपर ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपके डाटे की सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिज़िकल वेरिफिकेशन का SOPs, उसके क्राइटेरियाज जो है वो क्या होंगे। सिर्फ एक फ्रंट की और बैक की तस्वीर से आप, मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी की आप फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो आपकी तस्वीरों से हो सके। आपने वेरीफाई करना है कि आया जो गाड़ी बेच रहा है, ये रजिस्टर करवा रहा है, ये बंदा वही है जिसने ये बेची है जी, ये भी तो देखना है। अब जिसके पास जा रही है वो कौन है, उसका डाटा क्या है, उसके बारे में तो एक्साइज वाले नहीं जाते। तो बहरहाल इसको देखना होगा इन डेप्थ में कि क्या क्राइटेरिया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।